नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के द्वारा प्रारंभ की गई सीरीज संविधान की यात्रा शुरू से अंत तक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की अपनी क्लास है, इस सीरीज में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित टॉप एमसीक्यू पर चर्चा कर रहे हैं अपन। और आज की अपनी इस राष्ट्रपति से संबंधित तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको टॉप एमसीक्यू के माध्यम से राष्ट्रपति के बारे में जानकारी बता रहा हूं। तो इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए आइए प्यारे विद्यार्थियों, अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का अपना, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? नहीं करता है पूछ रहा है ये, ठीक है ना। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें। तो पहली बात है, पहला ऑप्शन है संसदीय एवं गणतंत्र, इसको तो करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है गणतंत्र एवं लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है संघीय एवं संसदीय, और ऑप्शन डी है अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नहीं ऑप्शन पूछा है, तो इसका सही आंसर अपना कौन सा है? डी। क्योंकि संसदीय की बात करें तो अपने भारत में जो है यानी संविधान की जो व्यवस्था है, संचालन की व्यवस्था है, वो कौन सी है? संसदात्मक प्रणाली है अपने भारत में, ठीक है। जिसमें संसदात्मक प्रणाली में अपन बात करें तो संसदात्मक प्रणाली में अपने भारत की कैसी व्यवस्था है? तो यहाँ पर संसद के दो सदन है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक इसका तीसरा अंग है, वो कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी इसमें क्या है? शामिल है संसदीय प्रणाली में। गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र किसे कहते हैं? तो गणतंत्र का मतलब है अपने जिस देश का सर्वोच्च नागरिक या सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष जो कि कौन है? अपना राष्ट्रपति है। तो गणतंत्र व्यवस्था का मतलब क्या होता है, या गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो जिस देश का सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित हो, उसे कौन सी व्यवस्था कहते हैं? गणतंत्रीय व्यवस्था कहते हैं। तो अपना देश गणतंत्रीय व्यवस्था है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अपने जो है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के तहत होता है, ठीक है ना। तो गणतंत्रीय भी है। वापस गणतंत्र देर का सही है। लोकतांत्रिक का मतलब ऐसा शासन जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही जो है शासन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक। तो ये व्यवस्था भी है, ठीक है ना। संघीय भी है, अपने संघात्मक व्यवस्था है, और संसदीय प्रणाली है, अपन ने बात की। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो ये अपने गणतंत्र तो है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो ये अमेरिका के अंदर है, अपने भारत में नहीं है। कहां पर है? अमेरिका के अंदर। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? डी, यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली अपने यहां पर नहीं है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आज की सीरीज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? यानी प्रश्न यह बताना चाह रहा है कि जो राष्ट्रपति की जिस प्रकार से वीटो शक्ति होती है अनुच्छेद 111 के तहत, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास जो राज्य विधानसभाओं से जो विधेयक आते हैं, वो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद के तहत उन्हें सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 200, और अनुच्छेद डी है 213, ठीक है। तो अगर ऑप्शन अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 108 जो है ये संयुक्त बैठक की बात करता है, संयुक्त बैठक की बात करता है। कौन करता है संयुक्त बैठक, कौन बुलाता है? तो साधारण विधेयक पर जो है राष्ट्रपति
सदन के यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब तक 3 बार हो चुकी है, 1961 में, 1977 में, 2000 में, ठीक है। तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। और अनुच्छेद 2 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है यानी किसी विधेयक को जो कि कहां से आए हो? विधानसभा से, राज्य की विधानसभा से आए हुए विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए क्या रख सकता है? संसूचित रख सकता है या उन्हें सुरक्षित रख सकता है। जबकि अनुच्छेद 213 में क्या बात लिखी हुई है? अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अपने अनुच्छेद 200, यानी सही आंसर कौन सा है? सी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना तीसरा क्वेश्चन है, कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के आपातकाल की बात हो रही है, कितने प्रकार के आपातकाल का भारत में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं तो संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। आपातकालीन शक्तियों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ये अपने संविधान में कहां से ग्रहण की गई है? तो जर्मनी से ली गई है। कहां से ली गई है? जर्मनी से। और आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की है? तो आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अनुच्छेद 352 की, जिसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ? राष्ट्रीय आपात। जबकि अनुच्छेद 356 क्या बताता है अपने को? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की। और जबकि तीसरी शक्ति है अनुच्छेद 360, और यह है वित्तीय आपात। तो कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हो गई? अपने 3 प्रकार की, ठीक है। तो आप ध्यान, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने सी। 3 प्रकार की क्या होती है? आपातकालीन शक्तियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके, चौथा प्रश्न, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन ए है इसका आंतरिक अशांति, ऑप्शन 2 है युद्ध, ऑप्शन सी है बाह्य आक्रमण, और ऑप्शन डी है सशस्त्र विद्रोह। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन अपने को ये बताना चाह रहा है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये जो आपातकाल है वो किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो पहले तो मैं बात करूं तो पहले तो ये किन किन आधार पर लगाया जाता था? एक तो बाहरी आक्रमण के आधार पर, और एक लगाया जाता था आंतरिक अशांति के आधार पर। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। इन 2 आधारों पर जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता था। लेकिन यह आंतरिक अशांति शब्द अपने देश के लिए सही नहीं था, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1978 में। 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह एक नया शब्द जोड़ दिया गया, और उसका नाम क्या है? सशस्त्र विद्रोह। क्या नाम जोड़ दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह, या अपन कह सकते हैं सैनिक विद्रोह। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें आपके
आंतरिक अशांति, यानी एक क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल उद्घोषणा की जा सकती है, में शामिल नहीं है कौन सा, आंतरिक अशांति। पहले शामिल था, अब नहीं है। आगे चलें, 5वां क्वेश्चन अपने, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों आपके बी, 44वें संविधान संशोधन। अभी हाल ही में बात की अपन ने कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को तो क्या कर दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को तो क्या कर दिया गया, समाप्त, और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपके बी। आगे चलते हैं अपन, छठा क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपातकाल की किन दशाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए है युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी है बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी है युद्ध एवं आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। तो इसका सही आंसर है डी, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो बता रहे थे आप कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है, पर अपन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 355 अनुच्छेद के अनुसार। तो अनुच्छेद 355 ये कहता है, अगर मैं अनुच्छेद 355 की बात करूं तो अनुच्छेद 355 ये कहता है, अनुच्छेद 355 ये कहता है कि आपातकाल की राज्य का, यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा कि वो आपातकाल की स्थिति को, आपातकाल की स्थिति को सामान्य काल में, इसमें सामान्य काल में परिवर्तित करने का क्या करे, कार्य करे, यानी उसके लिए प्रयास करे, सत प्रयास करे। और अनुच्छेद 352 में जो आपातकाल की जो दी गई है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति को सामान्य रूप में तब्दील करने की क्या करे, प्रयास करे, ये बात भी उसमें लिखी हुई है। तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति होगा। आगे चलते हैं अपन, 7वां क्वेश्चन है आज का अपना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 362, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 256। तो इसका सही आंसर होगा आपके सी, यानी राष्ट्रपति जो शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? तो अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की, कौन से तंत्र की, संवैधानिक तंत्र की, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो है क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जानकारी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर सर्वप्रथम इसे 2 माह के लिए लागू करता है और इन 2 माह के दौरान या तो संसद चाहे तो इसे साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है या इसे 2/3 विशेष बहुमत से क्या कर सकती है, 6 माह के लिए आगे बढ़ा सकती है। और 6 माह करके इसे कितने, 1 वर्ष तक लागू किया जा सकता है और 1 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। और इसके बाद में 1 वर्ष से भी अगर अधिक लागू करना हो तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लिखित में क्या लेना पड़ता है, प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। लेकिन यहां पर आप ये ध्यान रखें, अगर 1 वर्ष तक लागू रहता तो ठीक है, लेकिन अगर 1 वर्ष तक लागू रहता है तो उस राज्य की विधानसभा क्या रहेगी, भंग रहेगी। लेकिन अगर 1 वर्ष से भी अधिक लागू करना है तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से लिखित प्रमाण पत्र लेते समय यह बात निश्चित हो जाती है कि उस राज्य की विधानसभा भंग नहीं होगी, उस राज्य की विधानसभा क्या नहीं होगी, भंग नहीं होगी। यह बात भी जो है इसमें लिखी हुई है। अधिकतम कितने वर्ष तक लागू हो सकता है ये, तो 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक इसे लागू किया जा सकता है। और अगर 3 वर्ष से भी अधिक लागू करने की जो है अगर बात आई तो क्या होगा, तो फिर संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। ऐसा कभी हुआ क्या, तो बिल्कुल हुआ है। तो पंजाब का एक सेक्टर है पेप्सू, पंजाब का एक सेक्टर है पेप्सू। पेप्सू सेक्टर के लिए जहां पर 5 वर्ष तक लागू रहा था, इसलिए वहां पर 59वां संविधान संशोधन 1989, 59वां संविधान संशोधन 1989 जो है, समाप्रार्थी 1988, 59वां संविधान संशोधन 1988 जो है, इसके लिए क्या किया गया था। आगे चलते हैं अपन। 8वां प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा इस अधिकतम अवधि के लिए जारी रह सकती है। अभी अपन ने चर्चा की, पहले अपन देख लेते हैं ऑप्शन 6 माह, ऑप्शन 1 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 वर्ष। यानी अभी अपन ने बात की थी कि अधिकतम जो है अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन कितने माह तक लागू रह सकता है, कितने वर्ष तक लागू रह सकता है, तो 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। लेकिन 3 वर्ष से भी इसे अधिक लागू करना है तो फिर संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और ऐसा पेप्सू सेक्टर के लिए हो चुका है, जहां पर अभी बताया था मैंने आपको 59वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, और यहाँ पर 5 वर्ष तक यानी सर्वाधिक समय तक क्या रहा था, लागू रहा था। जबकि सर्वाधिक बार कहाँ लागू हुआ है ये, तो सर्वाधिक बार अगर बात करें अपन तो 10 बार, एक तो मणिपुर में लागू हो चुका है और एक 10 बार यूपी में लागू हो चुका है। जबकि सर्वप्रथम लागू कहां पर हुआ था, तो सर्वप्रथम पंजाब में लागू हुआ था 1951 में, और निर्वाचित राज्य जिसमें सर्वप्रथम लागू हुआ केरल में 1956 में और लागू हुआ था। और राजस्थान में कितनी बार हो चुका है, तो राजस्थान में 4 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। कब हुआ चुका था, तो एक तो 1967, एक 1977, एक 1980 और एक 1992। ये 4 बार जो है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। जबकि इंदिरा गांधी सरकार ने इसे कितनी बार लागू किया था, तो इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति शासन को 50 बार, सर्वाधिक कितनी बार, 50 बार इमरजेंसी के समय लागू किया था। तो सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के द्वारा ही जो है इसे लागू करवाया गया था। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है, तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। तो आप ध्यान रखें कि जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उस समय राज्य की विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। राज्य की विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो उस समय राज्य का मुख्य सचिव, आपातकाल के समय राज्य का मुख्य सचिव राज्यपाल के सहयोग से, किसके सहयोग से, राज्यपाल के सहयोग से क्या चलाता है, राज्य का शासन चलाता है। राज्य का क्या चलाता है, शासन चलाता है। और राज्यपाल उस समय केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, किसके रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि, या अपन यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है, राज्य में कार्य करता है। तो आप आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है। ऑप्शन ए है 1 महीना, ऑप्शन बी है 2 महीना, ऑप्शन सी है 6 महीना और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो कितने महीना रहता है, तो 6 महीना। कितने महीने तक रहता है, 6 महीने तक जो है
ये रहता है, बाकी फिर बाद में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये आज के अपने 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्लास के बाद में। कौन सा प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के द्वारा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 351 के द्वारा और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360 के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देवें। जो भी इस क्लास को देखें वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देवें बेटा। और आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की समाधान क्लासेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।